मेरा सीना बहुत बड़ा था। लोग मेरे शरीर को देखकर मुझे गंदी औरत समझते थे। मोहल्ले के लड़के मुझे छूने की कोशिश करता, इसलिए मैं डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी। हर कोई मुझे गलत समझता था। लोग मुझे शादीशुदा और बच्चों की मां समझते थे। फिर एक दिन एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की रात जब उसने मेरी कमीज उतारी और मेरा नाम सानवी है। मैं जवानी की चौखट पर पैर रख चुकी थी। जब मैंने खुद को शीशे में निहारा, तो मेरे भीतर का नारी सौंदर्य इतना उभरा हुआ था कि मैं खुद हैरान रह गई। मेरी अम्मा और दीदियां मुझे हर पल चिढ़ातीं। मुझे एक भारी भरकम ओढ़नी थमा दी जाती, जो मैं संभाल ही नहीं पाती। वह बार बार मेरे कंधों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती, और जैसे ही ऐसा होता, अम्मा मुझे जोरदार तमाचा जड़तीं और डांटतीं कि मैं स्तब्ध रह जाती कि आखिर मुझे क्यों पीटा जा रहा है। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? मेरी और भी दीदियां थीं, और मैं उनमें सबसे नन्ही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे बदन में कुछ अनोखे बदलाव उभर रहे थे। मैंने अपनी हमउम्र लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं देखा था। कम से कम मेरे आसपास की किशोरियां तो ऐसी हरगिज नहीं दिखती थीं। अब तो अम्मा ने मेरे लिबास के साथ साथ ओढ़नी को लेकर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मा कहती, गर्मी भाड़ में गई, इस चादर से अपने तन को ढंक कर रखो, वरना किसी दिन तेरे पीछे कोई आफत हमारे द्वार पर दस्तक देगी। चांदनी रात को मेरी सारी दीदियां बाजार जाने की तैयारी कर रही थीं। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने मना कर दिया कि इस वक्त बाजारों में भयंकर भीड़ होती है और हर कोने पर आवारा लड़के मंडराते रहते हैं। मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ? भीड़ में तो मजा आता है। मुझे भी अपनी पसंद की चूड़ियां और दूसरी चीजें खरीदनी हैं। मेरी दीदी ने कहा, अगर तुझे साथ ले गए तो शहर भर के लड़के तुझे घूरने लगेंगे और हमें शर्मसार होना पड़ेगा। तू घर में बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी बनी थी तो इसमें मेरा क्या दोष था? दुनिया में कितने ही लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। किसी का कद बहुत छोटा होता है, किसी का बेहद लंबा, किसी के तन में ज्यादा चर्बी होती है तो कोई बहुत दुबला होता है। अगर मेरे भीतर नारी सौंदर्य ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या गुनाह था? अम्मा मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी नहीं देती थीं। मुझे इमली और अचार खाने का बेहद शौक था, लेकिन वे ये सारी चीजें मुझसे कोसों दूर रखतीं। वह कहतीं, पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीजें खाई तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अम्मा के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बुरा लगता था, लेकिन जब मेरी दीदियां मुझे भैंस और गाय कहकर चिढ़ातीं तो मुझे गुस्सा आता था। एक दिन मेरी एक मौसेरी बहन ने मुझसे बहुत बुरी बात कह दी। उसने कहा, जो तेरा हाल हो रहा है, तुझे तो मिल्क पैक वाले उठाकर ले जाएंगे। ये सुनकर मैं गुस्से से तमतमा उठी और उससे झगड़ने को खड़ी हो गई। मेरा ओढ़ना गिर गया। हम लोग एक मौसेरी बहन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर दंग रह गए। लोगों ने अम्मा से सवाल करना शुरू कर दिया, आप लोग सबसे कटे कटे क्यों रहते हैं? ज्यादा आना जाना भी नहीं करते। इसे तो कभी कहीं लेकर नहीं जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और आपने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है? अम्मा ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस उस दिन के बाद से अम्मा ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वही उम्र थी जब शादी ब्याह में जाने का बेहद शौक होता है। अच्छे कपड़े पहनकर सजने का, सबको देखने का और मिलजुल कर खाने पीने का। लेकिन अब अम्मा ने मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली। धीरे धीरे जब मैं और बड़ी हो रही थी तो मेरी मुश्किलें और भी बढ़ने लगीं। अम्मा को हर 4 महीने में मेरे लिए नए कपड़े सिलवाने पड़ते थे। अब तो वह मेरे लिबास में इतना कपड़ा रखतीं कि अगर कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई खोलकर उन्हें बड़ा कर सकें। वह कहतीं, तेरे पापा की तनख्वाह बहुत कम है और मैं हर 4 महीने में तेरे लिए नए कपड़े नहीं सिलवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका भाई विदेश में रहता था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, एक दवा होती है, गोलियां होती हैं जो इस परेशानी को हल कर सकती हैं। अगर तू वो दवाएं खा लेगी
तो तेरा नारी सौंदर्य कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों जैसी हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि मैं सामान्य नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरी मदद करे और किसी तरह वो दवाएं मंगवा दे। मैं उसे पैसे दे दूंगी। उसने कहा, पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूंगी। उसने कहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा? उसने जवाब दिया, मैं बता दूंगी कि मेरी एक दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहले से ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह अपने भाई को बताएगी कि मुझे ये दवाएं चाहिए, उसका भाई समझ जाएगा कि ये मेरे लिए ही मंगवाई जा रही है। मेरा उनके घर में आना जाना था और बचपन से ही मैं सबकी नज़रों में आ जाती थी, क्योंकि मेरा वजूद ही ऐसा था। मैं रात रात भर रोती रहती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी दीदियाँ थीं, जो माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक दीदी की सगाई हो चुकी थी, 2 दीदियों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे थे। मेरी एक दीदी शादी नहीं करना चाहती थीं, वह पढ़ाई कर रही थीं। उसने कहा, मैं ग्रेजुएशन पूरा करूंगी, फिर शादी करूंगी, आप सानवी की शादी करवा दीजिए। वैसे भी इस वक्त उसके जो हालात हैं, उसका रिश्ता हो जाए तो बेहतर है। उसका रिश्ता ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा। अम्मा ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा, अम्मा, मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मा ने तीखे लहजे में कहा, और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही कॉलेज में तेरी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती हैं, और तुझे भी अब क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं, ताकि सारा समाज तुझ पर हंसे और हमारी हर जगह बदनामी हो। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा, अगर मैं इतनी बुरी हूं तो मुझे जिंदा ही क्यों रखा है? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा ने सख्ती से कहा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रविवार को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना, ताकि तेरा बदन थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तुझे पसंद कर लिया तो तेरी शादी करवा दूंगी। फिर तू जाने, और तेरी आगे की जिंदगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी मुश्किलों से तुझे खुद लड़ना होगा। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा। एक दिन हमारी बुआ का बेटा, जो हमारा मौसेरा भाई था, घर आया हुआ था। वह आंगन में बैठा था और अम्मा उसके पास बैठकर गपशप कर रही थीं। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अम्मा ने जब मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास आईं और कहा, हट जा, यहां से अपने कमरे में चली जा। यहां क्या कर रही है? मैंने कहा, अम्मा, मैं झाड़ू लगा रही थी। अम्मा ने गौस्से से कहा, तू झाड़ू मत लगाया कर, ऐसे काम मत किया कर जिनके लिए तुझे जमीन पर बैठना पड़े। उठ जा यहां से। उस लड़के के सामने अम्मा ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। वह क्या सोचता होगा? मैं उससे 2 साल बड़ी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं भागकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। बाद में अम्मा ने कहा, अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है, और फिर उसके सामने छाती फुला रही थी। तुझे अपना आप दिखाने का शौकत है? मैंने कहा, मैंने किसे अपना आप दिखाना था? वह तो छोटा है। अम्मा ने सख्त स्वर में कहा, छोटा नहीं है, वह जवान है। तू भी जवान है। खबरदार, जो आगे कभी उसके सामने आई तो अब मैं जल्दी से तेरे लिए रिश्तेदारों को बुलाती हूं। मैं इतनी रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। अगले दिन मेरी मामी घर आईं। उन्होंने पूछा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा, तो इसमें कोई दवा डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। मैं उन्हें क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवा नहीं थी। मैं चुप हो गई। कहती भी तो क्या कहती, अपनी अम्मा से झगड़ा तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वह मेरी अम्मा हैं, लेकिन शायद वह ये बात भूल गई थीं कि मैं भी उनकी संतान हूँ। सबसे छोटी, पर अपने बदन की बनावट की वजह से सबसे बड़ी लगती थी। शाम को जब मेरे लिए रिश्तेदार आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। अम्मा कमरे में आईं और मुझे देखा। मैंने पूछा, अम्मा, कैसी लग रही हूं? मैं बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने कहा, ये क्या? इस कुर्ते के साथ ये ओढ़नी क्यों ली है? मैंने कहा, इसके साथ यही ओढ़नी है। अम्मा ने कहा, ये तो बहुत छोटी है। फिर उन्होंने मेरी दूसरी दीदी से कहा, दूसरी ओढ़नी लाओ जो इस कुर्ते के साथ चलेगी। जब मेरी दीदी वो ओढ़नी लेकर आई तो वह बहुत बड़ी थी। मैंने कहा, अम्मा, मैं इस ओढ़नी को कैसे संभालूं? अम्मा ने कठोरता से कहा, संभालना पड़ेगा। अपने आप को छिपा कर बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना।
उनकी बातें मुझे अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्होंने मुझे ओढ़नी में इस तरह लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिख रहा था। फिर कहा, 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, बुआ और दादी आई थीं। वे अम्मा से बातें कर रही थीं। मुझे मेरी दीदी ने आकर खबर दी। उसने कहा, ये लोग जॉइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहां क्या होगा? तुझे तो अपने आप को ऐसे छिपाकर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग करते थे, जिसमें बस आंखें ही दिखती थीं। वह हंसने लगी और उसकी हंसी की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। 10 मिनट बाद जब मैं चाय की ट्रे लिए बाहर निकली, तो जाहिर सी बात थी कि सबकी नजरें मुझ पर ठिठक गईं और उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव उभरा। सोफे पर बैठते ही मेरा ओढ़ना थोड़ा सा सरक गया। कभी मेरी अपनी लापरवाही, तो कभी ये भारी ओढ़नी जो मुझसे संभल ही नहीं रही थी। उन्होंने अम्मा से कहा, बहन, बुरा न मानिएगा, लेकिन क्या आपकी बेटी की पहले शादी हो चुकी है? अम्मा ने फौरन कहा, नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी? ये तो घर की सबसे छोटी संतान है। उन्होंने कहा, ये तो शादीशुदा ही लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसके 2-3 बच्चे हों। जैसे दूध पिलाने वाली माँओं का हाल होता है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। कुंवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं होतीं। कुंवारी लड़कियां तो पतली दुबली हुआ करती हैं। मान लीजिए, शादी के बाद औरत का वजन बढ़ जाता है और बदन की बनावट भी बदल जाती है। लेकिन शादी से पहले मैंने किसी लड़की को इस किस्म का नहीं देखा। अम्मा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको कसम खाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो मामला कुछ और ही लग रहा है। हमारा बेटा बहुत लाडला है और आजकल ठीक-ठाक लड़कियों के लिए भी लोग मुंह भर भर के बातें गढ़ते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी उम्र लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं। हमारे समाज में रिश्ता ठुकराना ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फिर फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया, वो भी इतने कड़वे अंदाज में। वे लोग चले गए, लेकिन अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तेरे इतने सारे रिश्ते ठुकराए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो बातें मुझे सुननी पड़ीं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। अरे, मैं एक नेक औरत हूँ। सारी जिंदगी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनकर गुजारी, और सिर्फ तेरी वजह से ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थीं। मैंने 2 दिन तक अन्न का दाना नहीं छुआ, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी सहेली मुझसे मिलने आई और चुपके चुपके मुझे वो गोलियां थमा दीं। उसने कहा, तुम्हारी दवाएं आ गई हैं। मैंने कहा, दे दो मुझे। मैंने इधर उधर देखा और एक साथ 3 गोलियां निगल लीं। मेरी सहेली घबरा कर बोली, पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने कहा, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? बस मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। मैं जल्द जल्द ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा, बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए ये मुसीबत और तकलीफ बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी। बस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियां थीं। मैंने उन्हें उतारकर उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो। क्या नहीं चाहिए मुझे? ये बस तुम अपने आप को संभालो। मेरी सहेली चली गई। मैंने उसके सामने ही कुछ गोलियां एक साथ खा ली थीं। रात को फिर मैंने गोलियां लीं। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत लस्त-पस्त हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे समझ आ गया कि शायद मैं खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई थी। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ी रहम आ जाएगी। मैंने सोचा मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपने होश से ही बेखबर हो गई थी। लेकिन जैसे ही अम्मा कमरे में आईं, उन्होंने मुझ पर जबरदस्त गुस्सा किया। मैं हैरान रह गई। मैं तो बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी हालत अभी भी नाजुक थी। उन्होंने कहा, ये क्या कर डाला? उन्होंने गुस्से में कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से विदेश से तूने गोलियां मंगवाई हैं? ये कैसी गोलियां हैं जो तू खा रही है? और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको दिखा रही है कि तेरे पास बहुत धन दौलत है। मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए मुझसे ये उम्मीद नहीं थी।
कुछ भी किया होता, पर यह सब नहीं करना चाहिए था। मैं अम्मा की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस खामोश रही। अम्मा ने वो दवाएं बाथरूम में फेंक दीं और उन पर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर आगे से तूने इस तरह की हरकत की तो किसी विधुर 4 बच्चों के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी। फिर संभालती रहना गैरों के बच्चे। 2 हफ्ते तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी ऐसी हालत कर दी कि जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, न कोई बात करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं मानसिक रोगी बन गई हूं, पागल हो गई हूं। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ मुझे देखने आई थीं, लेकिन वह नेत्रहीन थीं। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। भांजी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, कोई बात नहीं की, बस खुद को चादर में छिपाकर रखा। मेरी दीदियां हंसने लगीं। एक ने कहा, अगर तुम्हारी सास की आंखें होतीं तो वह कभी भी तुम्हारे लिए हाँ नहीं करती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे पति ने भी मुझे बातें सुनानी थीं। उसने भी कहना था, तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो या तुम्हारे कोई बच्चे हुए हैं? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं तो मेरे लिए कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत नेक थीं, बहुत प्यार से बात करती थीं। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक बार देख लो। मेरी दीदी के मुंह से निकल गया, अभी तो शायद पूरे आ जाए, लेकिन बाद में तो इन्हें ढीला करवाना ही पड़ेगा। शायद 1-2 हफ्ते बाद ही ढीला करवाना पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जरूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर ईश्वर का बड़ा करम हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है। जब वह विदा होती है और अपने घर में कदम रखती है, तब जो भी दुआ करें पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरी दीदी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन वह तो आंखों से अंधी थीं। अगर मुझे देख लेतीं तो शायद कभी भी मेरा साथ न देतीं। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी थी। वह शक्ल से बहुत सौम्य लग रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी सास ने भी बताया था कि उनका एक ही बेटा है, बहुत भावुक है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, इसलिए कोई अच्छी और सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मेरी विदाई के वक़्त मैं बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश हूं। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी। पति आने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मुझे सब सुनना होगा और सारी जिंदगी ये सब कुछ बंद करना होगा। मेरे पति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ रख दी और अब वह केवल कुर्ते में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा, फिर बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ सामान्य तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा, आपको अपना तोहफा पसंद आया? फिर वह मुझसे बातें करने लगा। आज से हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात भी बीत गई और अगला दिन आ गया। मेरा पति अब भी सामान्य ही था। फिर एक दिन वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। शायद कोई उसे शादी की बधाई दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन लीं। वह कह रहा था, ईश्वर का बहुत करम है, बहुत अच्छी हमसफर मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हूं मैं उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर आदमी को चाहिए होती है। मेरे तो सपने पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ऐसी ही पत्नी मांगी थी जो इतनी ही खूबसूरत हो, और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो जिंदगी तो अच्छी ही गुजरती है। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद की हूं और उसे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद अम्मा ने हमारे लिए दावत रखी। मैं अपने पति के साथ घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने तुरंत मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऊपर कोई बड़ा ओढ़ना करना था। मैंने कहा,
इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ओढ़ना सूट के साथ था, वही मैंने अच्छे से किया हुआ है और मेरे पति को ऐसे ही पसंद है। अम्मा ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरा पति तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा? मेरे पति ने अम्मा को देखा और कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी दीदियाँ भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की। उसने कहा, जब से सानवी मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने के लिए भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा, गाड़ी में ही तो बैठना है। वह बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मेरे कान में कुछ बातें कहता। फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। अम्मा और मेरी दीदियां ये सब देख रही थीं और उनके चेहरे अजीब हो गए थे। वह हैरान हो रही थीं कि उसका पति तो उसे हाथ का छाला बनाकर रख रहा है और ये सिर्फ शादी के शुरू में नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। आज भी मेरे पति का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब अच्छा लगता है। ईश्वर का करम है कि अम्मा और दीदियों ने तो मेरे दिल पर बहुत जख्म दिए, पर मेरे पति ने वे सारे जख्म भर दिए। मुझे एक अच्छा पति मिला जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मुझे अपना आप छोटा या हीन महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक बहुत नेक औरत हैं और उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उन्होंने उसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।